बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम पढ़ेंगे बीएसएन के फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के यूनिट सेल टिश्यू एंड मेम्ब्रेन के हवाले से। तो सबसे पहले इनके ऑब्जेक्टिव को हम देखते हैं कि हम इनमें से कौन कौन सी चीज़ें को कवर करेंगे। तो सबसे पहले आता है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। सेल के स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। और उसके अलावा डिस्कस द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का प्रोसेस क्या होता है, जिसमें माइटोसिस और मियोसिस के हवाले से पढ़ेंगे। और ब्रीफली डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस और मियोसिस। शॉर्टली हम ये डिस्कस करेंगे कि माइटोसिस और मियोसिस क्यों इम्पोर्टेंस है, उनकी इम्पोर्टेंस के हवाले से हम पढ़ेंगे। और उसके अलावा क्लासीफाई द टिश्यू ऑफ द बॉडी ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, लोकेशन एंड फंक्शन इनटू द फॉलोइंग फोर मेजर टाइप्स। जो आपके टिश्यूज़ के फोर टाइप्स हैं, जिसमें एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू और नर्व टिश्यू हैं। इनकी स्ट्रक्चर और उसकी लोकेशन और उसके फंक्शन के हवाले से हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेल डिस्कवरी। तो ये जो सेल है जिसके बारे में ये सारा यूनिट है, तो उस सेल को डिस्कवर किसने किया? तो ये रॉबर्ट हुक के नाम से एक सेंटेंस है, जिसने 1665 में सेल को डिस्कवर किया था, माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा था। सही, अभी तो माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देखा था। अभी तो बहुत सारी माइक्रोस्कोप के भी टाइप्स आ गए हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, लेकिन इसने सिंपल माइक्रोस्कोप के थ्रू सेल को डिस्कवर किया था। सॉरी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के थ्रू। और सेल थ्योरी। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। जो भी चीज़ आप लिविंग थिंग में आ रही है, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, ह्यूमन हो, वो सेल की बनी हुई होती है। ठीक है, जैसे कि सेल इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये जो कि हम स्टार्टिंग से पढ़ के आ रहे हैं। सेल आर द स्मॉलेस्ट वर्किंग यूनिट ऑफ द ऑल लिविंग थिंग्स। सेल जो है बिल्कुल छोटा सा वर्किंग यूनिट है ऑल लिविंग थिंग्स का, जिससे ये सारी चीज़ें बनी हुई है। उसके बाद ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स थ्रू सेल डिवीजन। जितने भी बॉडी के अंदर आपके सेल्स हैं ना, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी वो सेल जो पहले से आपके बॉडी में मौजूद हो, उसके थ्रू आते हैं। कैसे आते हैं ये आगे हम पढ़ेंगे। माइटोसिस और मियोसिस के थ्रू ये सेल डिवीजन होती है, फिर एक सेल से दो सेल बनते हैं, दो से चार, चार से आठ, इस तरह ये सेल बढ़ते जाते हैं और ये सेल बढ़ के एक टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ सेल पढ़ेंगे हम। अ सेल इज़ अ स्मॉलेस्ट यूनिट दैट इज़ कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग लाइफ फंक्शन। सेल जो है हमारे लाइफ का या फिर बॉडी का समझे स्मॉलेस्ट यूनिट है, जो कि बहुत सारी चीज़ें परफॉर्म कर रहा होता है, फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। बॉडी का भी इस सेल के थ्रू फंक्शन परफॉर्म हो रहा होता है, और उसके अलावा इस सेल का खुद का, इसके अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं, उनका भी फंक्शन हो रहा होता है। अब वो सेल जो हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, सिर्फ माइक्रोस्कोप के थ्रू देख रहे होते हैं, उसके अंदर भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं, वो भी हम इसी वीडियो के अंदर इंशाल्लाह पढ़ेंगे। द सेल अराइज फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। मतलब ये एक सेल, दो सेल कैसे बनते हैं? ये सेल डिवीजन के थ्रू बनते हैं। ठीक है, तो सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आती है सेल स्ट्रक्चर। सेल की स्ट्रक्चर, ये जो आप सेल देख रहे हैं, ये है एनिमल सेल, या फिर आप इसे ह्यूमन सेल भी कह सकते हैं, जिसमें सिलिया होता है, लेसोसोम होता है, सेंट्रियोल्स होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, गोल्जी अबाटस, स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, और उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, क्रोमेटिन, राइबोसोम और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये सारी जो हमने नाम पढ़े हैं, ये सारे हम आगे एक-एक करके डिस्कस करेंगे। अभी अगर यहाँ पे मैं शॉर्टली बताऊँगा तो वीडियो बड़ी हो जाएगी, तो ये सारे आगे आ रहे हैं, तो हम एक-एक को अलग-अलग से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले एग्ज़ाम्पल्स आ रहे हैं सेल के। मतलब सेल के एमोबा प्रोटिस्ट, एमोबा प्रोटिस्ट, मतलब ये भी एक सेल का टाइप है। मतलब इस तरह के भी सेल हो सकते हैं। प्लांट सेल इस तरह के होते हैं, और उसके अलावा बैक्टीरिया सेल इस तरह होते हैं, रॉड लाइक होते हैं, राउंड होते हैं, ओवल शेप होते हैं। ठीक है, जिसमें बहुत सारे टाइप होते हैं बैक्टीरिया के सेल के। स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, निमोकोकस, ये सारे जो है ना बैक्टीरिया के सेल के टाइप हैं। उसके अलावा नर्व सेल, जो आपके नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन सेल होते हैं, और इसके अलावा रेड ब्लड सेल, जो आपके ब्लड के अंदर सेल होते हैं। मतलब ये सेल के टाइप्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं सेल के। तो आगे टाइप्स ऑफ सेल। सेल के दो टाइप्स होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक वो सेल होते हैं जो यूनिसेल्युलर होते हैं
और यूकैरियोटिक वो सेल होते हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं। प्रोकैरियोटिक यानी आप समझें कि जिसमें सिर्फ एक सेल होता है और उन प्रोकैरियोटिक अंदर जो है ना वो उनकी सेल डिवीजन नहीं हो रही होती। ये ज़्यादातर जो है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होते हैं, जैसे बैक्टीरिया वगैरह हो गया, ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। और यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर आते हैं। मल्टी सेलुलर में आपका ह्यूमन आ जाता है और उसके अलावा प्लांट आ जाते हैं, एनिमल आ जाते हैं। ये मल्टी सेलुलर में आते हैं जिसमें लाखों करोड़ों सेल्स होते हैं। मतलब एक सेल से अगर ज़्यादा आ जाएँ तो वो यूकैरियोटिक है, सिर्फ एक सेल हो तो वो प्रोकैरियोटिक है। अब प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हम पढ़ेंगे। डू नॉट हैव स्ट्रक्चर सराउंडेड बाय द मेम्ब्रेन, इसकी कोई स्ट्रक्चर वगैरह नहीं होती जो इसके मेम्ब्रेन के थ्रू सराउंडेड हो। इसकी कोई स्ट्रक्चर नहीं होती, इसके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता, क्योंकि अगर इसके अंदर न्यूक्लियस होता तो इसकी सेल डिवीजन होती, और जब इसकी सेल डिवीजन होती तो ये जो है ना मज़ीद बहुत सारे सेल बन सकते थे, इसलिए इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, एब्सेंट होता है। फ्यू इंटरनल स्ट्रक्चर, उसके अंदर बहुत कम ही स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे सेल वॉल हो गया, सेल मेम्ब्रेन, कैप्सूल, राइबोसोम, फ्लैजिला, न्यूक्लियोटाइड, ये सारी चीज़ें भी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन शॉर्टली मैं बता दूं, सेल वॉल इसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है, ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन भी सिंपली प्रोटेक्ट कर रही होती है ऐसे। और कैप्सूल जो होता है, ये कैप्सूल एक हॉट मतलब शीट होती है जो कि इसको प्रोटेक्ट कर रही होती है। ये तीनों चीज़ इसको प्रोटेक्ट कर रही होती है। राइबोसोम जो कि प्रोटीन बना रहा होता है इस सेल के लिए, और फ्लैजिला जो इसे मूवमेंट के लिए हेल्पफुल होता है, और न्यूक्लियोटाइड डीएनए जिसके अंदर इसकी डीएनए रिप्लिकेशन होती है। मतलब ऐसा समझें कि उसकी जो हेरिडिटी मटेरियल्स होते हैं वो इसके अंदर ही होते हैं। वन वन कॉल्ड ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया, जिसका एक एग्जांपल है बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल का। सही है। और अभी हम पढ़ते हैं यूकैरियोटिक सेल कंटेन ऑर्गेनल सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन। इसमें भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि एक मेम्ब्रेन के अंदर सराउंड यानी उसके अंदर ही होते हैं। मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये ज़्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे होते हैं, जिसमें प्लांट भी आ जाता है और एनिमल भी आता है। तो हम यहाँ पे एनिमल सेल के हवाले से पढ़ेंगे, प्लांट सेल के हवाले से तो नहीं पढ़ेंगे। तो आगे हम पढ़ते हैं सेल के पार्ट्स के हवाले से, जो हम ऊपर डिस्कस करके आए ऑर्गेनल्स के हवाले से। जो स्ट्रक्चर द सेल, सबसे पहले आता है सेल मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द सेल डेट कंट्रोल मूवमेंट इन एंड आउट ऑफ द सेल। ये सेल की बहुत ही आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन उसे कहते हैं हम कि जिसके पास मतलब अथॉरिटी हो, जो कि मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो सेल के लिए बेनिफिट होती हैं, तो वो उसे अंदर अलो करता जाने के लिए, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सेल के लिए बेनिफिट नहीं होती तो वो उन्हें अलो नहीं करता बाहर जाने के लिए। और ये सेल मेम्ब्रेन बनी होती है आपकी फास्फोलिपिड के, प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, और इसमें कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल होते हैं जिसकी ये बनी हुई होती है। डबल लेयर होती है, और कंट्रोल सेलुलर ट्रैफिक प्रोटीन डेट स्पेन थ्रू द मेम्ब्रेन एंड अलो पैसेज ऑफ द मटेरियल। मैंने वही बताया कि ये मटेरियल को पैसेज कर रही होती, मतलब जो सेल के लिए बेनिफिट होती है उनको अंदर आने देती है, और उसके अलावा जो सेल की वेस्ट होती है वो वैक्यूल के फॉर्म में उसको एग्जिट आउट करती है फ्रॉम द सेल। और ये फास्फोलिपिड बायलेयर होती है, और ये जो बनी होती है फास्फो बायलिपिड से। तो इनसाइड द सेल, अब हमने न्यूक्लियस सेल मेम्ब्रेन पढ़ी। अब हम न्यूक्लियस के हवाले से न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियस क्या है? डायरेक्ट सेल एक्टिविटीज़, मतलब जो कि सेल की एक्टिविटीज़ होती हैं ज़्यादातर वो न्यूक्लियस में होती हैं। कैसे होती हैं? सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, फिर न्यूक्लियस होता है। उस न्यूक्लियस के बाहर भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल होता है उसको बाहर साइटोप्लाज्म में नहीं आने देती, ठीक है। और जो सेल के अंदर मटेरियल होता है जो कि साइटोप्लाज्म में होता है, वो सेल मेम्ब्रेन सेल से बाहर जाने नहीं देती। ये दोनों चीज़ें आप याद करें। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल होता है उसको बाहर आने नहीं देती, और सेल मेम्ब्रेन जो साइटोप्लाज्म के अंदर मटेरियल होता है उसको बाहर आने नहीं देती। साइटोप्लाज्म में 70% जो है वो फ्लूइड होता है, ठीक है, जेली लाइक फ्लूइड होता है, जिसमें ऑर्गेनल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और उसके अलावा एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, राइबोसोम, ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद होती हैं। और इसके अंदर फ्लूइड होता है। फ्लूइड इसलिए होता है कि ये सारी चीज़ें आपस में रब ना हो। अगर रब होगी तो सेल जो है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए ये साइटोप्लाज्म के अंदर 70% जेल लाइक फ्लूइड होता है, ठीक है। तो इसकी सेकंड पॉइंट थी सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
ये साइटोप्लाज्म को सेपरेट कर रहा होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, ताकि साइटोप्लाज्म का जो मटेरियल हो या फिर न्यूक्लियस का मटेरियल हो वो अंदर या बाहर आ ना जाए। कंटेन जेनेटिक मटेरियल डीएनए, जिसके अंदर डीएनए होता है। डीएनए क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे। डीएनए के अंदर आपके कोड होते हैं, क्रोमोसोम्स होती हैं, क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होती है, उस डीएनए के अंदर कोड होते हैं जो कि आपके हेरिडिटी कैरेक्टर को शो कर रहा होता है। स्फेरिकल शेप होता है, विजिबल व्हेन सेल इज नॉट डिवाइडिंग, ये तब विजिबल होता है जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता है। जब सेल डिवीजन होती है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है ना वो मतलब डिसअपियर हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उसको सेल के न्यूक्लियस को भी डिवाइड होना होता है, इसलिए वो डिसअपियर हो जाती है। कंटेन आरएनए फॉर प्रोटीन मैन्युफैक्चर, इसके अंदर आरएनए भी होती है जो कि प्रोटीन मैन्युफैक्चर का काम कर रही होती है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में हम पढ़ेंगे। सराउंड न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के बाहर होती है, मेड अप ऑफ 2 लेयर, 2 लेयर से बनी होती है। ओपनिंग अलो मटेरियल्स, जब ये ओपन होती है तो मटेरियल को अलो करती है, तो इंटर एंड लीव न्यूक्लियस, या तो इंटर होते हैं न्यूक्लियस में या फिर न्यूक्लियस से बाहर चले जाते हैं। सिंपली जो भी मेम्ब्रेन्स होती हैं, बाउंड्रीज होती है, उनका यही फंक्शन होता है कि वो मटेरियल को अंदर आने देती हैं और उनको बाहर छोड़ के आ जाती हैं। तो हम साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे। जेल लाइक मिक्सचर है ये, ठीक है, 70% इसमें फ्लूइड होता है। तो सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है ये। कंटेन हेरिडिटी मटेरियल, अब हेरिडिटी मटेरियल ये कैसे कंटेन करता है, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर आपके हेरिडिटी करेक्टर्स मौजूद होते हैं। और दूसरा पार्ट है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हम पढ़ेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, ये मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। इसके 2 टाइप होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्योंकि ये इसका काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, ये मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है। तो इसमें जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें जो है ना आपके राइबोसोम नहीं होते, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें राइबोसोम होते हैं, और राइबोसोम का फंक्शन होता है वो प्रोटीन को मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोटीन को बनाते हैं, ठीक है। तो रफ टाइप पिक्चर्ड राइबोसोम एम्बेडेड इन सरफेस ट्यूबुलर नेटवर्क फ्यूज्ड टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और स्टोर सेपरेट एंड सर्व एज अ सेल्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मतलब मैंने वही बताया कि ये प्रोटीन को स्टोर भी करता है और उसको सेपरेट भी करता है एंड सर्व एज अ सेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी करता है। मतलब राइबोसोम के अंदर प्रोटीन होती है, ठीक है। अब राइबोसोम एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में है तो जाहिर सी बात है प्रोटीन को स्टोर भी करेगा, उसको सेपरेट भी करेगा और उसको जो है ना ट्रांसपोर्ट भी करेगा, जिसके स्मूथ एंडोप्लाज्म टाइप है और रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम इसके टाइप है। अब हम पढ़ते हैं राइबोसोम। राइबोसोम क्या है, ये राइबोसोम जो है ना आपके सिंपली आप ऐसा समझें कि ये आपका फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन है, यानी ये प्रोटीन को बनाता है। ईच सेल कंटेन 1000 ऑफ द राइबोसोम, 1000 ऑफ द राइबोसोम होते हैं। सिर्फ राइबोसोम नहीं, बहुत सारे सेल के जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो ज़्यादा तादाद में होते हैं। मेक प्रोटीन, जो कि प्रोटीन को बना रहे होते हैं। फाउंड ऑन राइबोसोम, जो प्रोटीन आपके राइबोसोम में मौजूद होती है। एंड फ्लोटिंग थ्रू आउट द सेल, जो पूरे सेल में फ्लोट कर रही होती हैं, मूवमेंट कर रही होती हैं। प्रोटीन फैक्ट्रीज, इसको प्रोटीन फैक्ट्रीज भी कहते हैं। राइबोसोम को हम कंपोज 25% ऑफ द सेल मास, जो कि सेल के पूरे जो सेल का मास होता है उसमें 25% राइबोसोम मौजूद होते हैं। स्टेशनरी टाइप एम्बेडेड इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो है ना जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं वो अटैच होते हैं, ठीक है, वो मूवमेंट नहीं करते। बाकी मोबाइल टाइप इंजेक्ट प्रोटीन डायरेक्ट इनटू साइटोप्लाज्म, और कुछ राइबोसोम ऐसे होते हैं जो मूवमेंट कर रहे होते हैं, मोबाइल टाइप होते हैं, यानी उसमें मूवमेंट होती है। जो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में होते हैं वो मूवमेंट नहीं कर रहे होते हैं। अब आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के हवाले से, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ सेल। मतलब इसके अंदर सेल की पावर होती है, एनर्जी होती है। एनर्जी किस सूरत में होती है, एटीपी के फॉर्म में होता है। अब एटीपी क्या है, एटीपी जो है ना प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सेल है, ठीक है। मतलब प्राइमरी सोर्स है, ये मॉलिक्यूल होते हैं जो एनर्जी को स्टोर करते हैं,
ठीक है, और फास्फोर बॉन्ड के फॉर्म में, ठीक है, फास्फेट बॉन्ड के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करते हैं एटीपी में। जब ये बॉन्ड ब्रोकन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और जब एनर्जी रिलीज होती है तो कि डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है हमारे बॉडी के अंदर। कौन से डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है? हम घूम रहे होते हैं, सिंपली हम बात करते हैं, तो इसके लिए भी हमें एनर्जी की नीड होती है, ठीक है। और उसके अलावा हम मूवमेंट कर रहे हैं, कोई काम कर रहे होते हैं, तो इसके लिए हमें एनर्जी की नीड होती है, जो कि हम माइटोकॉन्ड्रिया सेल को देती है और सेल पूरे बॉडी को देता है। प्रोड्यूस एनर्जी थ्रू केमिकल कैरेक्टर्स ब्रेकिंग डाउन फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। ये एनर्जी को प्रोड्यूस करता है केमिकल एनर्जी के थ्रू ब्रोकन डाउन फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। जब फैट और कार्बोहाइड्रेट ब्रोकन डाउन होते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है। कंट्रोल लेवल ऑफ वाटर एंड अदर मटेरियल्स इन द सेल। ये सेल के अंदर अदर मॉलिक्यूल्स को कंट्रोल कर रही होती है, और इसके अलावा सेल की जो रिस्पायरेशन होती है वो भी माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू होती है, सही है, ये भी याद करना। रिसाइकिल एंड डिकम्पोज प्रोटीन फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। ये सारी चीज़ों को डिकम्पोज करके इनके अंदर जो मतलब प्रोटीन होती है या एनर्जी होती है वो हमें एटीपी के फॉर्म में सेल के थ्रू मिलती है, और वो हमें मिल जाती है। पावर हाउस ऑफ सेल है, जो मैंने पहले ही बताया। डबल लेयर्ड आउटर मेम्ब्रेन विथ इनर फोल्ड कॉल्ड क्रिस्टा। डबल लेयर होती है और इसके अंदर इनर फोल्ड होते हैं, क्रिस्टा। आप देखेंगे ना ये फोल्डेड है, तो हमें ऐसे कहते हैं क्रिस्टा। अब क्रिस्टा क्या है? क्रिस्टा एक फिल्ड कैविटी है, ठीक है, जिसको हम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। उसके बाद आते हैं गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज क्या है? प्रोटीन पैकिंग प्लांट। गोल्जी बॉडीज का आप ऐसा समझ लें कि ये पोस्ट ऑफिस का काम करता है। क्या है? पोस्ट ऑफिस का काम करता है, मतलब एक चीज़ को दूसरी जगह तक पहुंचाता है। प्रोटीन पैकिंग प्लांट मूव मटेरियल विद इन अ सेल, मतलब ये एक चीज़ को दूसरी जगह तक मूव कर रहा होता है। मूव मटेरियल विद इन द सेल, मूव मटेरियल आउट ऑफ द सेल, मतलब सेल के अंदर भी मटेरियल्स को भेजता है, बाहर भी। कंपोज ऑफ न्यूमरस लेयर फॉर्मिंग अ सेग। बहुत सारी चीज़ों से कंपोज होता है, बना हुआ होता है, जो कि एक सेक की फॉर्म, आप ऐसा समझ लें, एक सेक की फॉर्म में, सेक किसे कहते हैं? एक थैली समझ लें, एक गुच्छा समझ लें, उसके फॉर्म में करता है। लाइसोसोम। लाइसोसोम का बड़ा इंटरेस्टिंग फंक्शन होता है। लाइसोसोम क्या होते हैं? लाइसोसोम बेसिकली एंजाइम ही होते हैं, ठीक है, और एंजाइम बायोकैटालिस्ट होते हैं। बायोकैटालिस्ट का क्या फंक्शन होता है? ये स्पीड अप रिएक्शन करवाते हैं। रिएक्शन को क्या करते हैं? स्पीड अप करते हैं, ठीक है। तो लाइसोसोम को सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। सुसाइडल बैग्स क्यों कहते हैं? क्योंकि जब सेल बर्स्ट होता है, खत्म सेल जब तबाह होता है, तो सेल बर्स्ट के बाद लाइसोसोम खुद ही फट जाते हैं, ठीक है, लाइसोसोम भी फट जाते हैं, तो इसके अंदर एंजाइम्स निकलते हैं। वो एंजाइम सेल की जो जो मटेरियल था उस सब को ख़त्म करता है, मतलब उसको डाइजेस्ट करता है, और लास्टली ये खुद को भी मार देता है, इसलिए इसे सेल सुसाइडल बेग कहते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट डाइजेस्ट प्लांट फॉर प्रोटीन फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। इन सारी चीज़ों को ये डाइजेस्ट करता है जब सेल ख़त्म हो जाता है, और ये खुद ही तबाह हो जाता है। ट्रांसपोर्ट अनडाइजेस्टेड मटेरियल टू द सेल मेम्ब्रेन फॉर रिमूवल। ये जो अनडाइजेस्टेबल मटेरियल होती हैं वो सेल मेम्ब्रेन को भेजता है, ताकि ये सेल मेम्ब्रेन मतलब सेल से बाहर उसको भेज दें। सेल ब्रेक्स डाउन इफ लाइसोसोम एक्सप्लोड। सेल ब्रेक डाउन होता है जब राइबोसोम जो है ना वो एक्सप्लोड हो जाते हैं, तो सेल ये ऑटोमेटिक जो है ना वो ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। ये दो टाइप्स हैं, प्री ऑक्सीसोम और प्रोटियोसोम। ये दोनों भी मतलब लाइसोसोम ही के टाइप्स ही हैं। बेसिकली ये भी एंजाइम ही है, और एंजाइम का फंक्शन यही होता है कि ये बायोकैटालिस्ट होते हैं, और किसी भी रिएक्शन को ये स्पीड अप करवाते हैं, उसको जल्दी करवाते हैं, ठीक है। तो साइटोस्केलेटन के बारे में पढ़ते हैं। कंपोज्ड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ का माइक्रोट्यूब्यूल्स का ये बना होता है। सपोर्ट सेल एंड प्रोवाइड शेप। ये सेल को सपोर्ट करता है, उसको शेप प्रोवाइड करता है। एड मेम्ब्रेन ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ सेल। ये सेल के अंदर जो मटेरियल होता है उसको इन एंड आउट का भी फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है।
सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स का ज़्यादातर फंक्शन होता है सेल डिवीजन में, क्योंकि जब सेल डिवीजन इंटरफेस में होती है, वो आगे हम पढ़ेंगे, तो ये जो सेंट्रियोल्स रहते हैं ये सेल के अपोजिट साइड में आ जाते हैं और उनके अंदर स्पेंडल फाइबर्स निकलते हैं। वो फाइबर्स जाके क्रोमोसोम के सेंट्रियोल्स पे अटैच होते हैं। अटैच होने के बाद उसको अपनी तरफ खींचते हैं, जिसके थ्रू एक सेल से 2 सेल बनते हैं। वो आगे हम जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसी वीडियो में इंशाल्लाह। पेयर्ड सिलिंड्रिकल ऑर्गेनेल नियर न्यूक्लियस, पेयर्ड फॉर्म में होते हैं, न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब होते हैं। कंपोज ऑफ 9 ट्यूब्स, जिसमें 9 ट्यूब होते हैं और हर एक ट्यूब में 3 ट्यूब्यूल्स होते हैं। इन्वॉल्व इन सेलुलर डिवीजन, ये सेलुलर डिवीजन में ज़्यादातर काम कर रहा होता है। लाई एट राइट एंगल ऑफ द ईच अदर, मतलब ये जब सेल डिवीजन में ये काम कर रहा होता है ना, तो ये 90 डिग्री तक 90 डिग्री पे आ जाता है। उसके बाद इससे स्पेंडल फाइबर्स निकलते हैं और ये राइबोसोम के साथ अटैच होते हैं। सीलिया एंड फ्लैजिला, अब सीलिया और फ्लैजिला का ये तो एनिमल सेल में नहीं है, ये बैक्टीरियल सेल में आ जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सेल होते हैं उसमें आते हैं, लेकिन एनिमल सेल में फ्लैजिला नहीं होता। तो कंपोज ऑफ 2 सरफेस प्रोजेक्शन डेट कंटेन 20 माइक्रोट्यूब्यूल एंड बेसल सेल मेम्ब्रेन, मतलब 2 सरफेस प्रोजेक्शन से ये बना होता है, जिसमें 20 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है, एंड बेसल सेल बॉडी और उसकी सेल बॉडी होती है। सीलिया मूव फ्लूइड ओवर सेल सरफेस, सीलिया जो होता है जो ऑर्गेनिज्म होता है उसमें पूरा ऑर्गेनिज्म में जो है ना, ये काम कर रहा होता है फ्लूइड को मूवमेंट का, और फ्लैजिला उस पूरे ऑर्गेनिज्म को मूवमेंट करने में हेल्पफुल होता है। मूव इंटायर सेल, जो सेल होता है वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लैजिला के थ्रू मूवमेंट कर रहा होता है। अब आते हैं सेल डिवीजन पे। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय माइटोसिस? माइटोसिस इज द प्रोसेस वेयर अ सिंगल सेल डिवाइडेड इनटू 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल, मतलब माइटोसिस एक सेल डिवीजन है जिसमें एक सेल 2 सेल में डिवाइड होता है, और उस दोनों सेल में जो करैक्टर होते हैं, जो ऑर्गन होते हैं, जो साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो बिल्कुल 100% सेम टू सेम कॉपी होते हैं, बिल्कुल एक जैसे होते हैं, उसमें कोई डिफरेंट वगैरह नहीं होता। ड्यूरिंग माइटोसिस वन सेल डिवाइड वंस टू फॉर्म 2 आइडेंटिकल सेल, माइटोसिस सेल डिवीजन के दौरान एक सेल जो है वो 2 सेल में डिवाइड होता है। द मेजर पर्पस ऑफ माइटोसिस इज फॉर ग्रोथ एंड रिप्लेस वर्म आउट सेल, मतलब मेजर पर्पस जो है वो माइटोसिस का वो यही है, ग्रोथ और रिप्लेस सेल, मतलब एक सेल की ग्रोथ और सेल की रिप्लेस, यानी रिप्लेस का मतलब ये होता है कि एक जगह से दूसरी जगह उसको शिफ्ट करना। तो मेन फंक्शन सेल डिवीजन का ये होता है कि ताकि सेल की ग्रोथ हो, क्योंकि सेल बर्स्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो हमारे बॉडी को नए सेल की ज़रूरत होती है, तो इस वजह से सेल डिवीजन हो रही होती है। अब सेल साइकिल के बारे में पढ़ते हैं कि सेल साइकिल क्या है। बेसिकली सेल साइकिल जो है ना, ये सेल साइकिल के अंदर 2 चीज़ें आती हैं, ठीक है। मेजरली तो 2 चीज़ें आती हैं, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। उसमें एक आता है एम फेस, ठीक है, और बाकी दूसरे G1 एस फेस और G2 फेस, ठीक है। तो इंटरफेस एम फेस, G1 फेस और एस फेस और G2 फेस आ जाता है, सही है। तो इस सेल साइकिल को समझने के लिए आपको सबसे पहले एम फेस, तो माइटोसिस फेस जो है, एम फेस को हम माइटोसिस फेस कहते हैं, इसको समझना है। बेसिकली इसके अंदर ही सेल डिवीजन होती है, लेकिन इसको समझने के लिए आपको बाकी 4 जो स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स हैं, उसको समझना होगा। G1 फेस, एस फेस और G2 फेस, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाता है आपका इंटरफेस आ जाता है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है एम फेस और दूसरा होता है इंटरफेस। अब इंटरफेस में ये G1 फेस आ जाता है, एस फेस आ जाता है और G2 फेस आ जाता है। पहले हम इसको समझते हैं। तो इंटरफेस जो है ना, ज़्यादातर सेल अपना टाइम जो है ना इसमें ही स्पेंड करता है। क्यों स्पेंड करता है? ये प्रिपेयर हो रहा होता है सेल डिवीजन के लिए, ठीक है। ज़्यादातर इसमें टाइम स्पेंड करता है, क्योंकि इसमें सेल की ग्रोथ हो रही होती है, ये अपने डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, और ये माइटोसिस सेल के डिवीजन के लिए मतलब प्रिपेयर हो रहा होता है, जब इसे सिग्नल आते हैं कि आपने अभी सेल डिवीजन स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आता है G1 फेस। जी वन फेस मतलब जी शो कर रही होती है गैप को, ठीक है।
उसमें क्या होता है, सेल्स की सिंथेसिस होती है, जिसमें एंजाइम डबल हो रहे होते हैं, आरएनए की डबलिंग हो रही होती है, कॉपी हो रही होती है, और प्रोटीन वगैरह ये सारी चीज़ें हो रही थी। ये कब होती हैं, ये क्यों होती हैं? क्योंकि इन्हें सिग्नल मिल रहा होता है कि अभी एक सेल को डिवाइड होना है, ठीक है। तो उसके बाद आता है एस फेस। एस फेस में आपका डीएनए रिप्लिकेशन होती है, ठीक है। डीएनए की रिप्लिकेशन होती है। एक बात नोट कर लें, क्रोमोसोम की रिप्लिकेशन नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ डीएनए की रिप्लिकेशन होती है, ठीक है। और उसके बाद G2 फेस आता है, गैप 2 फेस आ जाता है, जिसमें G2 फेस में भी यही सिंपल यही होता है कि मतलब ऊपर जो G1 फेस में और G2 फेस में जो चीज़ें बनी हैं, उसको ये G2 फेस में चेक किया जाता है कि उसमें कोई एरर तो नहीं है, कोई मिस्टेक तो नहीं है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो सेल के लिए मतलब नुकसानदाह हो, तो उसको मतलब हटा दिया जाता है। अगर किसी चीज़ की कमी हो तो उसको पूरा किया जाता है। तो बेसिकली गैप 2 जो है ना, वो एरर को चेकिंग कर रहा होता है। उसके अलावा इंक्रीज़ ट्यूबुलर प्रोटीन फॉर स्पिंडल फाइबर, जो सेंट्रियोल्स हमने पढ़े जिसमें स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, वो G2 फेज़ में मतलब जो है ना इंक्रीज़ हो रहे होते हैं, उनका प्रोडक्शन ज़्यादा बन रही होती है, क्योंकि ये ज़्यादा आगे काम आ रहे होते हैं। तो इंटरफ़ेस आ गया। इंटरफ़ेस, ड्यूरिंग इंटरफ़ेस द सेल रिप्लिकेट इट्स डीएनए, इसकी डीएनए रिप्लिकेट हो रही है, सिर्फ डीएनए नहीं और बहुत सारी चीज़ें रिप्लिकेट हो रही होती हैं। इट आल्सो प्रोड्यूस एडिशनल ऑर्गेनेल साइटोसोलिक कंपोनेंट्स इन एंटीसिपेशन ऑफ द सेल डिवीजन। साइटोसोलिक कंपोनेंट्स यानी जो हमने पढ़े हैं, राइबोसोम पढ़ा हमने, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम पढ़ा हमने, गोल्गी बॉडीज़ पढ़ा, ये सारी चीज़ें रिप्लिकेट हो रही होती हैं। इंटरफ़ेस द स्टेट ऑफ हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मतलब इंटरफ़ेस जो है ना, ये हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, क्योंकि ज़्यादातर सेल अपना टाइम इसी में स्पेंड कर रहा है। माइटोसिस में तो छोटा टाइम स्पेंड कर रहा है, जैसे ऊपर देखें आप, माइटोसिस एम फेज़ बिल्कुल छोटा है, बाकी 3 स्टेप जो है ना, ये आपके इंटरफ़ेस में आ रहे हैं, जो कि ज़्यादातर सेल अपना इंटरफ़ेस में टाइम स्पेंड कर रहा होता है, ठीक है। इंटरफ़ेस कंसिस्ट ऑफ 3 फेजेज़, G1 फेज़, एस फेज़ एंड G2 फेज़, जो हमने अभी डिस्कस किए। तो इंटरफेस मज़ीद आ रहा है कि द G1 फेज़ इज़ द इंटरनल बिटवीन द माइटोटिक फेज़ एंड एस फेज़। G1 फेज़ जो है ना, ये होता है आपका माइटोटिक फेज़ और एस फेज़ के बिटवीन होता है। अ टोटल सेल साइकिल कंटेन 24 आवर, मतलब एक सेल साइकिल 24 आवर में कंप्लीट हो जाती है। G1 लास्ट मतलब होता है, G1 जो आपका होता है वो 8 से 10 घंटे तक होता है। G2 फेज़ होता है वो 4 से 6 घंटे तक, और एस फेज़ होता है वो आपका 8 घंटे तक होता है, ठीक है। तो इंटरफ़ेस हमने पढ़ लिया, उसके बाद आपका आता है माइटोसिस फ़ेज़, एम फ़ेज़ यानी माइटोसिस फ़ेज़। अब माइटोसिस फ़ेज़ में आपने गौर से देखना है, इसी फ़िगर को आपने समझना है। तो अभी इंटरफ़ेस तो हमने पढ़ लिया, सारी चीज़ें क्रोमेटिड्स, क्रोमोसोम डबल हो गए, ठीक है। सेंट्रियोल्स, क्रोमेटिन, ये सारी चीज़ें डबल हो गई, हर चीज़ डबल हो गई है। साइटोप्लाज़्म के अंदर जो मटेरियल था वो भी डबल हो गया। न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी वो डिसअपीयर हो गई है, उसके अंदर जो मटेरियल था वो भी डबल हो गया है। अब आता है एम फ़ेज़। एम फ़ेज़ में फिर 4 चीज़ें आती हैं, प्रोफ़ेज़, मेटाफ़ेज़, एनाफ़ेज़ एंड टीलोफ़ेज़। फिर प्रोफ़ेज़ में क्या क्या होता है कि जो आपका क्रोमोज़ोम है, वो क्रोमोज़ोम लाइन पे आ जाते हैं। क्यों लाइन पे आ जाते हैं? क्योंकि सेल के अपोज़िट में स्पाइंडल फाइबर, जो हमने सेंट्रियोल पढ़े थे, सेंट्रियोल्स में से स्पाइंडल फाइबर्स निकलते हैं, जो कि जाके अटैच होते हैं क्रोमोज़ोम के सेंट्रियोल्स पे। ठीक है। क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर पॉइंट सेंट्रोमियर्स पे अटैच होते हैं, जो कि उसको अपने अपोजिट साइड पे खींचते हैं, ठीक है। तो अब इसमें सिर्फ ये उस पे अटैच होते हैं, फिर मेटाफेज में ये बिल्कुल लाइन अप आ जाते हैं, बिल्कुल लाइन पे आ जाते हैं सीधे। तो जब एनाफेज में होता है, तो एनाफेज में आप देख रहे हैं कि उसको हर एक फाइबर को, उसको ये जो क्रोमोसोम है अलग अलग हो रहे हैं, एक अपोजिट साइड पे जा रहा, दूसरा उसकी अपोजिट साइड पे जा रहा होता है। फिर टीलोफेज़ में जो है उसके अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाती है, क्रोमोसोम के ऊपर अपीयर हो जाती है फिर से दोबारा, जो कि डिसअपीयर हो गई थी इंटरफेज़ में। सॉरी, जो कि डिसअपीयर हो गई थी बिल्कुल इंटरफेज़ में और प्रोफेज़ में, तो वो अभी दोबारा आना स्टार्ट हो गई है। फिर उसके बाद आगे अगर आप देखेंगे तो 2 डॉटर सेल बने होते हैं, जिसमें सेल मेम्ब्रेन भी मतलब अपीयर हो जाती है, और उसके अंदर जो साइटोप्लाज़्म का मटेरियल था वो भी मतलब आ जाता है। फिर हम पढ़ते हैं माइटोसिस।
माइटोसिस दे हेल्प इन इंक्रीजिंग द सेल काउंटर और इट इज़ सिंपली कॉल्ड एज ग्रोथ। मतलब माइटोसिस ग्रोथ के लिए यूज़ हो रही है, क्योंकि सेल की ग्रोथ होगी तभी तो ह्यूमन की ग्रोथ होगी, तभी तो बच्चे बड़े होंगे ना। Meiosis is important because it ensures that all organisms produce which is sexual reproduction contain the correct number of chromosome। माइटोसिस जो आपकी सेल डिवीजन है ये वो सोमेटिक सेल यानी बॉडी सेल की जो सेल डिवीजन होती है उसमें होती है, और मियोसिस जो होती है वो आपकी गेमेट्स में होती है। रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं यानी स्पर्म जो कि मेल में होता है और उसके अलावा एग सेल जो कि फीमेल से आता है, इसके अंदर जो मतलब एक सेल से दो सेल एक सेल से चार सेल बनते हैं मियोसिस में। तो ये जो सेल डिवीजन होती है इसे हम मियोसिस कहते हैं, और ये मियोसिस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होती है। अब इसके डिफरेंस हम पढ़ेंगे माइटोसिस और मियोसिस में क्या डिफरेंट है। यहाँ सिंपली आप सिर्फ माइटोसिस और मियोसिस का सिंपली ओवरव्यू देख लें कि वो क्या चीज़ें होती हैं। बाकी इसका मैं एक अलग वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगा जिसमें आपको मतलब डीपली बताऊंगा माइटोसिस और मियोसिस क्या होती है। ठीक है, तो माइटोसिस जो होती है वो आपकी सोमेटिक सेल डिवीजन होती है। ठीक है, मतलब बॉडी सेल में होती है, और मियोसिस जो होती है वो रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन में होती है, गेमेट सेल में होती है। सही है। और जो आपके माइटोसिस में होते हैं वो डिप्लॉइड सेल प्रोड्यूस होते हैं, यानी एक सेल से दो सेल होते हैं। ईच सेल में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, और हर पेयर में मतलब 23 पेयर तो 46 क्रोमोसोम होते हैं, और इसमें 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं जिसमें ईच सेल में 23 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, उसमें से 2 सेल बनते हैं माइटोसिस में, और मियोसिस में से 4 सेल बनते हैं। एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट सेल होती है माइटोसिस में, बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी होती है, और इसमें मियोसिस में डिफरेंट होता है। ठीक है, अब जो स्टेजेस हैं इंटरफेज है मियोसिस में, और इंटरफेज के बाद जो हमने पढ़ा प्रीफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज होता है, इसमें भी सेम ही होता है। इंटरफेज होता है, ठीक है, उसके बाद प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज होता है। उसके बाद इसकी एक और भी होती है, मतलब प्रोफेज 1, प्रोफेज 2, एनाफेज 1, एनाफेज 2, टीलोफेज सॉरी एनाफेज, मेटाफेज, टीलोफेज 1 एंड मतलब इसकी जो हमने पढ़ी माइटोसिस, इसके अंदर भी मतलब उसमें दो सिंपली उसमें मतलब 4 टाइप्स होते हैं, इसमें भी 4 ही होते हैं, लेकिन उस 4 के फर्स्ट भी होता है, सेकंड भी होता है, जैसे प्रोफेज़ 1, प्रोफेज़ 2, ठीक है? और मेटाफेज़ 1, मेटाफेज़ 2, एनाफेज़ 1, एनाफेज़ 2। इसकी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊँगा माइटोसिस और मियोसिस के सेल डिवीजन पे, जिसमें आपको इंशाल्लाह डिटेल से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आ जाते हैं टिश्यूज़। टिश्यूज़ के 4 टाइप्स होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मसल टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। Types of tissue: body tissue can be classified into 4 base type according to function and structure। के स्ट्रक्चर और फंक्शन के हवाले से सेल के 4 टाइप्स हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू, नर्व टिश्यू। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू हैव 3 मेजर फंक्शन। इसके 3 मेजर फंक्शन होते हैं: सिलेक्टिव बैरियर्स, यानी ये जो एपिथेलियल सेल टिश्यू होते हैं ये ज़्यादातर आपके स्किन में मौजूद होते हैं, हॉलो ऑर्गन में मौजूद होते हैं, जैसे कि आपके जीआई ट्रैक्ट में, इंटेस्टाइन हो गए, इसमें मौजूद होते हैं। ठीक है, तो इसके 3 फंक्शन होते हैं: सिलेक्टिव बैरियर्स, सेक्रेटरी सरफेस, प्रोटेक्टिव सरफेस। सिलेक्टिव बैरियर्स मतलब ये होता है कि ऐसी चीज़, कोई हार्मफुल चीज़ वगैरह होती है वो आपके स्किन के थ्रू ये अलाउ नहीं करते आने के लिए। और सेक्रेटरी सरफेस दैट रिलीज प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय द सेल इनटू द फ्री इनटू देयर फ्री सरफेस। सेक्रेटरी सरफेस वो होती है कि मतलब ये भी प्रोटेक्शन, एपिथेलियल सेल जो होते हैं ना ये स्किन के अंदर प्रोटेक्शन का काम कर रहे होते हैं। अब सेक्रेटरी के कैसे काम करेंगे, ये आपके पसीना को बाहर निकालेंगे। ठीक है, पसीना भी एक वेस्ट प्रोडक्ट है, आपके बॉडी का ऑयल निकालेंगे। ठीक है, और सेबेशियस ग्लैंड होते हैं ना स्किन में, तो डर्मिस लेयर में, तो वो जो है ना आपके ऑयल को बाहर निकालेंगे, जिसके थ्रू आपका जो है ना बैक्टीरिया वगैरह ये भी बाहर आ जाते हैं, अंदर स्किन में अलाउ जाने नहीं जा पा रहे होते हैं, मतलब एपिथेलियल सेल के थ्रू। और प्रोटेक्टिव सरफेस ये आपके बॉडी को प्रोटेक्टिव कर रहा होता है। सही है। अब इसके टाइप्स कितने हैं? 6 टाइप्स होते हैं इसके: कवर बॉडी सरफेस एंड लाइन अलो ऑर्गन्स बॉडी कैविटीज एंड डक्ट। इट्स आल्सो फाउंड ग्लैंड।
मतलब ये पूरी बॉडी को कवर कर रहा होता है, होलो ऑर्गन में होता है, जैसे मैंने बताया होलो ऑर्गन कौन से, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, और वेसल्स भी होलो ऑर्गन्स में आ रही हैं। और बॉडी कैविटीज़, एब्डोमिनल कैविटीज़ हो गई, डक्ट्स जो आपकी पेनक्रियाटिक डक्ट होता है, बाइल डक्ट होता है, इसमें भी इट्स आल्सो फाउंड ग्लैंड, और ये ग्लैंड्स में भी मौजूद होता है। टाइप्स के जो हैं इसके हैं, सिंपल स्क्वाइमस, सिंपल क्यूबाइडल, सिंपल कॉलमनार, स्ट्रेटिफाइड स्क्वाइमस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल, सीडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार और ट्रांजिशनल। ये इसके एपिथेलियल सेल के टाइप्स हैं। ये आप डिटेल में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम जब आएगा उसमें ये डिटेल में सारे एक एक अलग अलग फंक्शन है जो हम इंशाल्लाह वहाँ पे पढ़ेंगे इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में। तो कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हम अभी पढ़ते हैं। कनेक्टिव टिश्यू इज़ वन ऑफ द अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू इन द बॉडी। कनेक्टिव टिश्यू हैज़ अ वैरायटी ऑफ फंक्शन। कनेक्टिव टिश्यू इज़ वन ऑफ द अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू। ये मतलब पूरे बॉडी में फैला हुआ होता है। कैसे? ये कनेक्टिव टिश्यू आपकी जो ब्लड है ना, ये ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि पूरी बॉडी में होती है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू है द वैरायटी ऑफ फंक्शन। इसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे इट बाइंड टुगेदर। ये मतलब कनेक्टिव है तो मतलब किसी चीज़ से कनेक्ट हुआ होता है, सपोर्ट कर रहा होता है आपको बॉडी को, स्ट्रेंथ दे रहा होता है अदर बॉडी टिश्यूज़ को। सही है। ब्लड ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इज़ अ प्राइमरी लोकेशन ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। जिसमें ज़्यादातर बेस्ट एग्जांपल कनेक्टिव टिश्यू का ब्लड है, जो कि एनर्जी को स्टोर करने में काम कर रहा होता है आपको बॉडी को, क्योंकि ब्लड ही मतलब एक मेन रीज़न है ह्यूमन बॉडी को अलाइव रखने के लिए। तो ये इसका कनेक्टिव टिश्यू का मेन फंक्शन ब्लड में यही है। रिजर्व्ड एंड मेन सोर्स ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम भी ब्लड में आ जाता है। तो ये कनेक्टिव टिश्यू हैं, ये इम्यून सिस्टम भी इसमें आ रहा है, डब्ल्यूबीसीज़ में आ रहा, और आरबीसीज़ मतलब ब्लड आ गई तो ब्लड में ये सारी चीज़ें आती हैं। ये उसके एग्जांपल्स हैं। मसल टिश्यू। मसल टिश्यू इज composed of cell that have the special ability to shorten or contract in order to produce movement of the body part। ठीक है। मसल टिश्यू कंपोज ऑफ सेल डेट हैव स्पेशल एबिलिटी, मतलब ये सेल के कंपोज होते हैं, सेल से बने होते हैं टिश्यूज़, जिसकी एक स्पेशल एबिलिटी होती है। क्या होती है? शॉर्ट एंड और कॉन्ट्रैक्ट। जो कि कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो मसल शॉर्ट हो जाते हैं, और इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मूवमेंट ऑफ द बॉडी। मतलब इसमें एक स्पेशल एबिलिटी होती है, कॉन्ट्रैक्ट भी होती हैं और रिलैक्स भी होती हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो ये आपके मसल्स टाइट हो जाते हैं, जब रिलैक्स हो जाते हैं तो ये जब आपकी रिलैक्स होता है तो ये सिंपल आ जाते हैं, मतलब एक रिलैक्स फॉर्म में आ जाते हैं। दिस टिश्यू इज़ हाईली सेलुलर एंड इज़ वेल सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स। दिस टिश्यू, ये जो टिश्यू है हाईली सेलुलर होता है। ठीक है, इसमें ब्लड वेसल्स ज़्यादातर होती हैं क्योंकि ये मसल्स हैं। मसल्स में ज़्यादातर ब्लड वेसल्स होती हैं। मसल टिश्यू कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डिक मसल्स। जो आगे ये 3 है। स्केलेटल मसल्स वो मसल्स होते हैं जो आपके बोन के साथ अटैच होते हैं। स्मूथ मसल वो होते हैं जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स में मौजूद होते हैं, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक वगैरह। और उसके अलावा जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें जो होते हैं वो स्मूथ मसल्स होते हैं। कार्डिक मसल जो आपके हार्ट में मौजूद होते हैं। और उसके बाद नर्व टिश्यूज। डिस्पाइट द अवेसम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ नर्व सिस्टम, इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 प्रिंसिपल टाइप ऑफ द सेल। नर्व टिश्यू के 2 टाइप होते हैं, मतलब इसका भी एक अलग ही मतलब फंक्शन होता है। मेन फंक्शन नर्व टिश्यू का ये होता है कि इसके अंदर जो टिश्यूज़ के अंदर सेल होते हैं, न्यूरॉन सेल होते हैं जो कि सिग्नलिंग का काम करते हैं, न्यूरोलजिया। न्यूरॉन जैसे आप सेल पढ़ा ना हमने कि सेल इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, इसी तरह न्यूरॉन इज़ अ स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो अगर न्यूरॉन नहीं है तो नर्वस सिस्टम नहीं है। तो न्यूरॉन जो है आपके बॉडी के अंदर सिग्नलिंग का काम कर रहा होता है, मैसेजिंग का काम कर रहा होता है, पूरी बॉडी की कंडक्शन मतलब बॉडी का सिग्नलिंग को कंडक्ट कर रहा होता है, और उसका मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू। सही है, ये आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अभी शॉर्टली आप ये समझ लें कि न्यूरॉन जो है ना ये सिग्नलिंग का काम कर रहा है, मैसेज लेके आने का और मैसेज वापस लेके जाने का काम कर रहा होता है। और न्यूरल्जिया ये इस न्यूरॉन को सपोर्ट कर रहा होता है, इसके फंक्शन को अच्छी तरह से परफॉर्म करने के लिए। न्यूरॉन और नर्व सेल आर सेंसिटिव टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल कॉल सेंसिटिव टू वेरियस स्टिमुलाई
दे कन्वर्ट स्टिमुलाई इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल। मतलब न्यूरॉन जो है ना ये सेंसिटिव होता है, बिल्कुल हसास होता है। अगर आपको थोड़ी सी भी चोट लग गई, थोड़ी सी भी खराश आ गई, आपको डायरेक्ट सिग्नल देगा कि आपको यहीं पे कुछ दर्द हो रहा है। आग पे आपने अपना हाथ जो है ना रख दिया तो वहाँ पे भी आपको डायरेक्ट सिग्नल देगा, क्योंकि इसका सेंसिटिव होता है, ज़्यादा आपको महसूस होता है। स्टिमुलाई दे कन्वर्ट स्टिमुलाई इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ये स्टिमुलाई को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके आपको ब्रेन तक मैसेज देते हैं कि आपको इस तरह दर्द हो रहा है, इसको पीछे हटाएं। और न्यूरल्जिया डज नॉट जनरेट कंडक्ट नर्व इम्पल्स, इसमें कोई मतलब कंडक्टिविटी या नर्व इम्पल्सेस वगैरह नहीं होते। ये सिर्फ न्यूरॉन सेल को सपोर्ट कर रहा होता है उसको अपने फंक्शन को अच्छी तरह परफॉर्म करने के लिए। सही है, तो ये न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है। तो ये रेफरेंस आ गया। तो ये आपका पूरा यूनिट था। सही है, अगर आपको इसमें से कोई अगर क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।